नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डायरेक्ट स्टडी.com पे रोहित कुमार बहुत-बहुत स्वागत करता है। दोस्त आज डे 3 है, आप देख रहे हैं कंप्लीट सीरीज फॉर बिहार स्पेशल बीपीएससी के लिए, स्टेट के लिए एवं सीटेट के लिए। इसके अलावा भी और भी एग्ज़ाम जिसमें बिहार के क्वेश्चन आते हैं, बिहार के हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, पॉलिटी हो गए या इकोनॉमिक्स हो गए, कुछ भी हो गए। बिहार से रिलेटेड है वो सारे इसमें कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी है, ये तीसरी वीडियो है। फिलहाल अभी आप देख रहे हैं दोस्त मिशन सरकारी नौकरी क्रैश कोर्स। एक ऐसा क्रैश कोर्स है जिसमें कई तरह के सब्जेक्ट चल रहे हैं, साइंस हो गए, मैथ्स हो गए। आप जाके चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्त, इस वीडियो को आगे आप कंटिन्यू क्यों करें? क्यों आप इस वीडियो को देखें? तो इसलिए आप देख सकते हैं क्योंकि मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ। आज दोस्त मैं अपने बारे में बताऊँ कि 2009 से, जी हाँ, 2009 से मैं पहले नंबर बार टीचिंग करा रहा हूँ, यानी तकरीबन 15 साल मेरा होने जा रहा है टीचिंग एक्सपीरियंस का, तो एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि मैं आज खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ। जी हाँ, आज मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो यदि जॉब मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे ये सारी बातें पता है कि कैसे-कैसे मैंने तैयारी करके यहाँ तक पहुँचा है। दूसरी बात, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, तकरीबन 100 के करीब स्टूडेंट है या इससे कहिए ऊपर ही हैं, जो स्टूडेंट आज गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी मेरे यहाँ से पढ़ के सिलेक्ट ले चुके थे। ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि बच्चों को अलग-अलग सेक्टर में मैंने जॉब दिलवाया है। मेरे यहाँ से पढ़ के गए हैं। तो आप विश्वास से इस वीडियो को कंटिन्यू करें और अच्छे से पढ़ के और आप भी जॉब की तैयारी करें। ठीक है? तो आज की क्लास के स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें बात करना है बिहार के प्रमुख फसलें। जैसा कि आपको पता है, चूँकि बिहार स्पेशल क्लास चल रही है और बहुत सारे एग्जाम में बिहार के स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जाएँगे उसी की बात करते हैं। बिहार के प्रमुख फसल, बिहार के बारे में कहता है, बिहार में मुख्य रूप से सारे फसल आप नाम ले लीजिएगा, धान, आलू, मक्का, गेहूँ, जौ, चना, जितना चीज़ डालते हैं सब नाम ले लिए, सब कुछ होते हैं। बिहार में फसलों को बोने और काटने के आधार पे 4 भागों में बाँटा गया है, टोटल 4 भाग में बाँटा गया है, ध्यान रखिएगा। ऐसे भारत लेवल पे 3 ही होता है। भदई फसल सबसे पहले होती है। इस फसल को आमतौर पर, ध्यान रखिएगा, मानसून के आगमन के समय मई-जून महीने में बोया जाता है, यानी मई और जून। अभी आप मई-जून के समय में ही ये वीडियो देख रहे हैं, तो सोचिए कितना गर्मी रहता है। तो इस मानसून स्टार्टिंग फेज़ होता है, इसी समय क्या होता है कि बोया जाता है आपका भदई का फसल, और नवंबर-दिसंबर में काट लिया जाता है। तो इसका टाइमिंग याद रखिएगा, कहिया-कहिया क्या है टाइमिंग, इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना है। मई-जून में बोया जाएगा और नवंबर-दिसंबर में काट लिया जाएगा। इसमें क्या-क्या आता है, तो गेहूँ, धान, मक्का, जूट, ये सभी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे क्या गेहूँ हो सकता है? तो जी हाँ, गेहूँ भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा धान, मक्का और जूट होते हैं। अब कहा जा रहा है यहाँ पे अगहनी फसल। इसको बोया जाता है जून, जुलाई, अगस्त में, जुलाई-अगस्त में कहिए सीधा, जुलाई-अगस्त में बोया जाता है और नवंबर-दिसंबर में काट लिया जाता है। आप कहेंगे उसमें इसमें क्या अंतर है? तो जी हाँ, थोड़ा-सा का अंतर होता है, इसको अगहनी फसल बोलते हैं। इसमें देखा जाता है गन्ना, प्याज, लहसुन, धान इत्यादि होते हैं। उसी तरह नाम दिया गया रबी। रबी तो आप जानते हैं नवंबर-दिसंबर में बोया जाता है, फुल गर्मी मतलब इन होते रहता है, उससे ठंडा रहता है, उस समय बोया जाता है और गर्मी का स्टार्टिंग में काट लिया जाता है। मार्च-अप्रैल में इसको गेहूँ को काट लिया जाता है। गेहूँ के साथ चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया, ये सब चीज़ बोया जाता है। आलू भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बोया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, जायद फसल होते हैं। जायद फसल क्या है? इस फसल को खेती मुख्य रूप से खरीफ एवं रबी के मध्यकाल में बीच में कर लिया जाता है। अप्रैल से लेकर अप्रैल में और कटाई जून में कर लिया जाता है, ठीक है? इसके बीच में थोड़ा-सा समय बचता है, उसमें कुछ फसल को निकाल लिया जाता है। अब थोड़ा अलग-अलग फसल को पढ़ते ज़रा। धान के बारे में कहता है बिहार में गंगा नदी, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी का मैदान में पड़ता है। इसलिए यहाँ धान का उपज अच्छी तरह होती है, मतलब पानी आ जाता है गंगा के मैदान में, इसलिए धान बढ़िया होता है। बिहार में सबसे ज़्यादा धान उत्पादन करने के सूची किस तरह, रोहतास सबसे ज़्यादा करता है, रोहतास जिला। उसके बाद औरंगाबाद, फिर कैमूर है धान की खेती में। रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। आइए नेक्स्ट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ कह रहा है कि रोहतास में कुल 4105 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान की उपज होती है। तो ये अच्छा है, ये याद नहीं रखना है, बस आप जानिए कि सबसे ज़्यादा होता है। गेहूँ के बारे में कहता है बिहार राज्य में दूसरा सबसे ज़्यादा गेहूँ की खेती की जाती है। बिहार राज्य में दूसरा नंबर पे सबसे ज़्यादा धान के बाद गेहूँ होता है। इसके बारे में कहता है 27.45% जो है भाग पर किया जाता है। गेहूँ उत्पादन में सबसे ज़्यादा मधेपुरा जिला आता है, लगभग 3855 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो वो नहीं, ध्यान रखिए, बस याद रखिए मधेपुरा सबसे ज़्यादा मतलब जिला जो है गेहूँ उत्पादन करता है, और रोहतास जो था वो सबसे ज़्यादा धान में था। ये दोनों ध्यान रखना है। मक्का के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो मक्का को मत छोड़ दीजिए, मक्का को भी याद करिए। मक्का के बारे में, एक सेकंड, कहाँ ही क्लिक हो जा रहे हैं, सॉरी। मक्का का था, मक्का उत्पादन में बिहार के तीसरे नंबर पर आता है। पहले धान, फिर गेहूँ, फिर मक्का। पूर्णिया जिला में तथा, देखिए, सबसे ज़्यादा पूर्णिया में या सबसे कम भोजपुर जिला में, तो दोनों याद रख लेना, पूर्णिया में सबसे ज़्यादा, भोजपुर में कम। मक्का इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुर्गी पालन सबसे ज़्यादा होता है। अब भाषा के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार की प्रमुख भाषा
बिहार भारत के पूर्वोत्तर में है। अभी क्या बात हो गया, तो आपको हम ये पिछली बार भी बताए थे, ये भारत के नक्शा है तो इस जगह पे बिहार पड़ता है। तो ये जगह क्या होता है, पूर्वोत्तर। देखिए उत्तर और पूरब के बीच में पूर्वोत्तर में पड़ता है। कहा जाता है कि बिहार एक हिंदी भाषा एवं दूसरे राजभाषा उर्दू है। पहला क्या है, राज्य का भाषा हिंदी है, दूसरा क्या है, उर्दू है। बिहार का नाम पारदुहार वैद्य सन्यासियों के ठहरने के स्थान पर बिहार शब्द से पड़ा है, जिसका परिवर्तन नाम बिहार है। पहले बिना पेट काटे वाला हुआ होता था विहार, अब बिहार पढ़ते हैं, विहार बिहार। बौद्ध सन्यासियों के कारण पड़ा है, क्योंकि बौद्ध सन्यासी जहाँ रहते थे ना उसको विहार बोला जाता है, उसी से बिहार हो गया। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है यह राज्य गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। बिहार प्राचीन समय से ही विशाल साम्राज्यों का हिस्सा रहा है। सही बात है, यहाँ पे मौर्य काल से लेके अशोक सारा यहीं पे रहे हैं। बिहारी भाषा को सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक सर जॉर्ज अब्राहम, जिसको बोलते हैं ग्रियर्सन, के द्वारा भाषाओं की सूची में रखा गया था बिहारी भाषा को। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है बिहार में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा याद रखिए, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, अंगिका है, बज्जी है इत्यादि है। ठीक है, भोजपुरी के बारे में कहता है भोजपुरी भाषा का मुख्य रूप से बिहार में स्थित भोजपुर जिला में बोली जाने वाली भाषा है। भोजपुरी भाषा बिहार की सबसे लोकप्रिय भाषा भी है। का हो, का हाल चाल बा, ठीक बा न, ठीक बारू न। ये सब जो लैंग्वेज है ये सब के कहल जाला का, तो ये सब भोजपुरी भाषा है, समझ ला। अभी हम जो बोला तानी ये सब भोजपुरी भाषा के अंतर्गत आवेला। अब भोजपुरी बहुत मीठा भाषा है, जो भी सुनेला जो भी बोलेला सबके बहुत मजा आवेला। तो हमरा लगता कि अभी आप सुनत होई तो रउआ लोग के भी बड़ी मजा आवत हुई, क्या सर बढ़िया बोला तारन। तो हम भोजपुरी बोला तानी फिलहाल। वैसे हम भोजपुरी जगह से नहीं है, हम वैशाली जिला से है, फिर भी भोजपुरी तो सबतर चलता है। मगही उसके बाद है, मगही भाषा बिहार के मुख्य रूप से गया, नवादा, नालंदा, पटना, जहानाबाद, हजारीबाग, मुंगेर, औरंगाबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। मगही एक प्राचीन आर्य भाषा है। मागधी का परिवर्तन नाम ही मगही है, मागधी का ही मगही परिवर्तित नाम है। अब मैथिली कहता है यह भाषा बिहार एवं बिहार से सटे नेपाल में कुछ क्षेत्रों में भी बोला जाता है। बिहार में मुख्य रूप से समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, सीतामढ़ी, अररिया और पूर्णिया, ये सभी जिलों में कौन सा मैथिली भाषा बोला जाता है। बहुत मीठा भाषा है, बहुत इज्जत देगा लोग मैथिली में आपको। अंगिका का था प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में से एक अंग जनपद था। प्रचलित भाषा उसी का था, अंग कहा जाता है। इसी भाषा को अंगिका के नाम से जाना जाता है। अंगिका भाषा मुख्य रूप से मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया आदि जिलों में बोला जाता है। तो इसे सुनते रहिए, ध्यान रखते रहिए। आप किस जिला से और आपके यहाँ कौन सा भाषा बोला जाता है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आप लोग हमसे इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बस कुछ लोग ऐसे अभी वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए, अगर आप हमको गुरु मान लीजिए, हम विश्वास दिलाते हैं आपको, हम जॉब तक ले जाएंगे। आप क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं कमेंट्स में बताइए। अगर आपको मेरे से व्हाट्सएप पे बात करना है तो व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। आइए मैं नंबर भी दे देता हूँ, 8294650721। इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं अच्छे से। ध्यान रखिएगा, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा शौक़ है कि आप जॉब करें। क्योंकि जब मेरे से बहुत सारे बच्चे जॉब ले चुके हैं तो आप भी ले लेंगे तो हम मेरे दिन में 4 चाँद लग जाएगा। आप कहाँ से हैं ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइए। आपके यहाँ कौन भाषा है। बज्जिका भाषा का साहित्यिक इतिहास जैन एवं बौद्ध धर्मों से रहा है। बज्जिका भाषा बोले जाने वाली क्षेत्र में बज्जिकांचल भी बोला जाता है। यह मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर, ध्यान रखिए, बज्जी भाषा, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मधुबनी में बोले जाने वाली भाषा है। तो हम बज्जी भाषा बोलते हैं। हम वैशाली से रहने वाले हैं, तो अब अभी हम जो भी भाषा बोल रहे हैं हिंदी और बज्जी मिक्स रहेगा उसमें। थोड़ा सा देखिएगा, रेकार की भाषा होती है, लेकिन अच्छा लगता है सुनने में। अभी आप देखे होंगे पंचायत एक ठो आया है, बहुत वेब सीरीज चल रहा है OTT पे, तो पंचायत में भी जो भाषा बोला जा रहा है यही भाषा है। बिहार की प्रमुख जनजातियाँ, भाई ये जनजाति बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। वर्तमान समय में बिहार में कई प्रकार की जनजातियाँ। पहला है संथाल। संथाल जनजाति बिहार के कुछ जिलों में निवास करती है, जैसे कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर, समझ गए, यहाँ के क्षेत्र में पाया जाता है संथाल। इसके बारे में और जानिए। इस जनजाति के लोग की भाषा संथाली कहा जाता है। संथाली जनजाति मुख्य रूप से सिंगबोंगा देवता को पूजा करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया, सिंगबोंगा देवता का पूजा कौन जनजाति करता है, तो संथाल करता है। अब आइए मुंडा के बारे में पढ़ते हैं। मुंडा गुंडा कहा जाता है मुंडा के बारे में कि मुंडा जनजाति बिहार में रोहतास और बक्सर में ज़िले में पाया जाता है। इसके द्वारा मुंडारी भाषा बोला जाता है। गोंड उसी तरह है। गोंड मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली है। बिहार के रोहतास, दोपरा, उसके बाद चंपारण आदि में ये भाषा बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और है खोंड।
खोंड जनजाति मुख्य रूप से ओडिशा में पाया जाता है, लेकिन बिहार में मुख्य रूप से कहाँ, तो शाहाबाद क्षेत्र में पाए जाने वाले हैं। ये भी औषधि के लिए बहुत जाना जाता है अच्छी तरह से। सदानी भाषा ये बोलते हैं। उरांव, अब इसको समझिए, उरांव जनजाति को कुडुक के नाम से भी जाना जाता है और कुडुक भाषा बोलता है। बेरिया के बारे में बताया, बेरिया जनजाति सर्वप्रथम बिहार के झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखा गया। बिहार के मुंगेर जिला में भी ये मिलते हैं बेरिया। देख रहे कितना तरह का जनजाति आ गया ये। खैरवात, ये जनजाति बिहार के रोहतासगढ़ जिले में कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा मुंगरी कहा जाता है, मुंगरी। अगला है गोराइत, यह जनजाति बिहार के भोजपुर के क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजाति एकल परिवार के पद्धति को अपनाते हैं, एकल परिवार में रहते हैं लोग। चेरो, बढ़िया क्वेश्चन है यह। बिहार की जनजाति के मुख्य रूप से झारखंड में पलामू, ध्यान रखिए झारखंड के कहाँ, पलामू क्षेत्र में पाए जाते हैं। गया, रोहतास, भोजपुर, मुंगेर इस समय ये मिलते हैं। बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मतलब आज के क्लास में यदि हम ये कहें कि अगर आपके एग्जाम में 1 नंबर अगर मिलेगा कहीं ना कहीं से आज के क्लास से, तो यही टॉपिक है। अब आइए इसको दिल से एकदम पढ़िएगा, 1 नंबर तो तय कर देगा। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, पहला है कोसी परियोजना। भारत और नेपाल सरकार की यह संयुक्त परियोजना है। आपसे क्वेश्चन रहता है कि भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना कौन सा है, और ढेर सारा ऑप्शन दे रहता है, उसमें याद रखिएगा कोसी रहेगा, उसी में टिक मारिएगा। इस परियोजना के लिए भारत और नेपाल के बीच 1954 में 1954 में, ठीक है, उसके बाद 1961 में पुनः संशोधित किया गया और इसके बीच में समझौता हो रखा है और दोनों मिल के चला रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला का गंडक परियोजना। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, ध्यान रखिए। वो था, देखिए वो था नेपाल और बिहार का, यह बिहार उत्तर प्रदेश का है। 1959 में 1959 में समझौता पर आधारित नेपाल के को भी गंडक परियोजना का लाभ मिल रहा है। इसका परियोजना का लाभ उधर भी मिलता है। इस परियोजना के अंतर्गत वाल्मीकि नगर बिहार में त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बांध निर्मित किया गया है। यह बांध बिहार के और नेपाल के विस्तृत है, बिहार से नेपाल तक गया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोन तो बहुत ज़्यादा। सोन परियोजना के अंतर्गत 1874 में डेहरी के पास वरुण नामक स्थान पर बांध निर्मित किया गया। इस बांध की लंबाई जो है 3801 मीटर है और ऊंचाई है 2.44 मीटर है। कहाँ कहाँ लोग घूमने आते हैं, तो पहला नालंदा पर्यटन स्थल देख रहे हैं। नालंदा में विश्व के प्राचीनतम शिक्षा स्थलों में से नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के लिए पूरे विश्व में केंद्र था, जिसकी स्थापना गुप्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। तो आपको पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनवाया, तो कुमार गुप्त द्वारा निर्माण का। वर्तमान में चीन के सहयोग से जीर्णोद्धार किया गया, मतलब इसको फिर से आगे बढ़ाया गया है। फिर से चीन में भी बौद्ध धर्म चलता है ना, इसीलिए। बिहार शरीफ नालंदा, ध्यान रखिए, नालंदा में मखदूम साहिब की दरगाह की स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। बिहार शरीफ में बहुत लोग घूमने जाते हैं। राजगिर, वाह, नालंदा जिले में स्थित राजगिर एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि 5 पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। यह स्थल मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की राजधानी रही थी, राजगिर हर्यक वंश का। और भी इम्पोर्टेंट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात राजगिर की सप्ततरणी गुफा में अज्ञात सूत्र द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था। आगे कहा जाता है मखदूम कुंड राजगिरी में है। राजगिरी में स्थित मखदूम कुंड मुसलमानों के अत्यंत पवित्र धर्म स्थल है। यहाँ स्थित एक गर्म जल का कुंड है जो कि प्राकृतिक झरने से बना हुआ है। लगातार झरना मतलब झरझरा के पानी गिरे, मतलब ऊंचा से पानी गिरता है। जब इसमें जाइएगा नहाने एकदम गरम गरम पानी निकलता है। मैं इसमें नहाया हूँ जाके, सही में गर्म पानी रहता है। पावापुरी नालंदा, 468 ईस्वी पूर्व में भगवान महावीर इसी स्थान पर निर्वाण प्राप्त किए थे, मतलब डेथ कर गए थे। पावापुरी नालंदा में है। एक पुरी है उड़ीसा में, वो पुरी नहीं है, पावापुरी है। गया में कहता है, गया एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल है। यहाँ पे पितृपक्ष के अवसर पर मेला लगता है और लोग पिंड दान करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री विष्णु के पद चिन्ह स्थित है। यह फल्गु नदी के किनारे स्थित है और यहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी, ध्यान रखिएगा। उसी का एक भाग है बोध गया। भगवान बुद्ध की बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोध गया में लगभग 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में फल्गु नदी निरंजना तट पर स्थित है। बोध गया विश्व में बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बच्चा ये सब चीज़ जानता है, नहीं जानते तो जानिए, बढ़िया चीज़ बता रहे हैं। माँ बोधि मंदिर, इस स्थान पर सम्राट अशोक ने के स्तूप का निर्माण करवाया, जिसे बाद में कुषाण शासक हुबिशक ने भव्य एवं विशाल मंदिर में परिवर्तित कर दिया, बहुत बड़ा मंदिर बना दिया। आगे कहा जा रहा है कि बोधि वृक्ष बोध गया। महाबोधि मंदिर के परिसर के
पिछले हिस्से में विशाल पीपल का वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आप बताइए कितनावा जनरेशन का ये पेड़ है, मतलब कई गो पेड़ अभी तक के सूख चुका है, नया हो चुका है वहाँ पे। सूर्य मंदिर औरंगाबाद लगभग 500 वर्ष पुरानी बढ़िया एकदम है। सूर्य मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह मंदिर पश्चिमोन्मुखी है, यानी पश्चिम के ओर मुख है इस मंदिर का। अगला टॉपिक बढ़िया है, कह रहा है कि वैशाली के बारे में पढ़िए। वैशाली में स्थित कुंडग्राम भगवान महावीर का जन्मस्थली के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध माना जाता है। यह स्थल विश्व की सर्वप्रथम नगरी बनी थी, मतलब विश्व का सर्वप्रथम नगरी जो बना हुआ यही था वैशाली, जहाँ से मैं निवास करता हूँ। चेचर यह पाषाणकालीन स्थल हाजीपुर से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी खोज 1978 ईस्वी में डॉक्टर योगेंद्र मिश्र ने किया था। ये जगह पे मैं गया हूँ क्योंकि मेरे भाई साहब का ससुराल भी है चेचर चौकोसन के पास, तो ये मेरे ही रास्ता में पड़ता है मन्नार रोड में। तो ये सब जगह को घूमा हूँ, देखा हूँ, आप भी देख सकते हैं। पटना के बारे में कहता है, पटना के प्राचीनतम काल में पाटलिपुत्रा, पुरुषपुर या मध्यकाल में अजीमाबाद के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध रहा है। वर्तमान में यह स्थल बिहार की राजधानी भी है। पटना सिटी के महाराजगंज क्षेत्र में स्थित माँ दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। बहुत भीड़ रहता है यहाँ पे, पट्टन देवी के नाम से जानते हैं। पत्थर मस्जिद पटना के सुल्तानगंज क्षेत्र में स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर के पुत्र शहजादा परवेज द्वारा किया गया था। इस मस्जिद को संगी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। देख रहे हैं कितना घूमने वाला जगह है जहाँ पे लोग घूमने आते हैं। भागलपुर, बिहार का भागलपुर प्रदेश मतलब एक बढ़िया किस्म का, मतलब जिसको बोलते हैं क्या, टसर रेशम के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ बहुत अच्छा टसर रेशम बनते हैं, जिससे सिल्क नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीनतम विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में ही स्थित है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय एग्जाम में कई बार आया हुआ है, आपसे पूछा जाता है कि विक्रमशिला चूँकि देखिए जो सिल्क का है वो इंडिया मतलब बिहार के कई क्षेत्र में है, लेकिन मेनली अगर देखा जाए विश्वविद्यालय जो विक्रमशिला ये कहाँ है, भागलपुर में, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में आया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। चंडिका देवी मंदिर मुंगेर, यह माँ चंडिका देवी मंदिर एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जो मुंगेर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। माँ ताराचंडी, बिहार में कैमूर पहाड़ी के गुफा में माँ ताराचंडी का मंदिर स्थित है, जो कि माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है। अगला कहा जाता है सासाराम। सासाराम में स्थित अफगान शासक शेरशाह सूरी के पिता हसन खान सूरी का मकबरा अष्टकोणीय शैली अफगान शैली का एक श्रेष्ठ उदाहरण। शेरशाह सूरी का भी मकबरा सासाराम में ही है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाप का नहीं, लेकिन शेरशाह सूरी का आया हुआ है। आगे कहता है बिहार राज्य के वर्तमान में 12 वन्यजीव अभयारण्य एवं एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगर बिहार में बात करें तो 12 वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान एक है। बिहार के राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव जंतु पक्षी पर्यावरण के संरक्षण के लिए 13 क्षेत्रों में पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया, मतलब 13 क्षेत्र टोटल घोषित किया गया है। आइए एक एक पॉइंट करके पढ़ते हैं। नागी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई में है। नकटी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है। इस सबको सुनिए, 2 बार 4 बार सुनिए, आप नोट भी बनाइए तो बढ़िया रहेगा। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन आश्रयनी भागलपुर में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। पंत वन्यजीव अभयारण्य राजगीर नालंदा में है। बरेली झील पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। कैमूर वन प्राणी आश्रयनी कैमूर एवं रोहतास में है। ध्यान रखिएगा ये सब। अब हम बात करने जा रहे हैं बिहार का भौगोलिक संरचना। बिहार का भौगोलिक स्थिति क्या था? संरचनात्मक दृष्टिकोण से बिहार में प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक के चट्टानें पाई जाती है। मतलब बहुत पुराना चट्टान आपको मिल जाता है। जैसे समझिए, प्री कैम्ब्रियन कल्प की चट्टानें धारवार संरचना और विंध्यन संरचना के रूप में बिहार के दक्षिण पठार में पाए जाते हैं। दक्षिण क्या नीचे का में है, ध्यान रखिएगा। ये बिहार का बीच है तो ऊपर उत्तर हो जाता है, नीचे दक्षिण हो जाता है, वही दक्षिण की बात कर रहा है, दक्षिण में है। आगे कहा जाता है दक्षिण पठारी भाग की प्राचीनतम चट्टानें बृहद पेंजिया महाद्वीप के दक्षिण भाग का गोंडवाना लैंड का अंग है। अभी क्या है, ये हिस्ट्री वाला क्लास में हम समझाए हुए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बिहार का जो निचला हिस्सा है वहीं पे ये पाया जाता है। बहुत पुराना चट्टान है ये,
ऊपर वाला नया है जो हिमालय की तरफ से है। बिहार में मुख्य रूप से चट्टानें क्या क्या है? धारवाड़ चट्टानें, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ याद रखें। खड़गपुर पहाड़ी में मिलता है। विंध्य चट्टानें कैमूर रोहतास के बीच मिलता है। टर्शियरी चट्टानें सोमेश्वर श्रेणी में मिलता है। और काटरनी चट्टानें गंगा के मैदान में मिलता है। और ये चट्टानें जो है ना, ये सब हम पहले पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार हम ऐसे कर दे रहे हैं, आप ये सब देख लीजिए, समय लैप्स नहीं करेंगे, ऊपर में ये सब बताया हुआ है, आप इसको अच्छे से चलिए ना एक बार और हो ही जाए। जब रिवाइजे हो रहा है तो एक बार जल्दी जल्दी कर ही लेते हैं। आइए, धारवाड़ चट्टान देखिए। प्री कैम्ब्रियन काल में धारवाड़ चट्टानें बिहार के दक्षिण पूर्व भागों में मुंगेर जिले में खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, बिहार शरीफ, नालंदा, राजगीर, बोधगया आदि में विस्तृत रूप से फैला हुआ है, ठीक है। इस चट्टान के बारे में कहा जाता है, इस चट्टान में अभ्रक का निक्षेपण पाया जाता है, यानी अभ्रक बहुत रूप से पाया जाता है। अगर कहता है विंध्यन चट्टान या विंध्यन पर्वत का चट्टान है, यह चट्टान बिहार के दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है तथा इसका विस्तार सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में पड़ता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला टॉपिक बढ़िया है, इस टॉपिक को पढ़िए। इस चट्टानों में पायराइट खनिज पाया जाता है। तो अब आपसे यहाँ क्वेश्चन एक तगड़ा बनता है कि किस तरह के चट्टान में पायराइट खनिज पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, उसमें ऑप्शन रहेगा, उसमें विंध्य चट्टान को मार दीजिएगा। अगला कहता है औरंगाबाद जिले में नवीन नगर क्षेत्र में ज्वालामुखी संरचना के भी प्रमाण पाएगा, मतलब वहाँ ज्वालामुखी कभी ना कभी था। ध्यान रखिएगा छोटा सा बात को। टर्शियरी चट्टान, यह चट्टान हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी शिवालिक श्रेणी में पाई जाती है। ध्यान रखें, शिवालिक श्रेणी सबसे नीचे में। टेथिस सागर के अवसाद के निर्माण होने के कारण इसमें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस भी संचरित है, इसमें मौजूद है। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि काटरनरी चट्टान, इसका निर्माण कार्य आज से भरी है। गंगा का मैदान टर्शियरी सागर का अवशेष है, जिसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा अवसाद जमा करने से हुआ है। यहाँ देखते हैं क्या है, जनरल नॉलेज के बारे में है कुछ कर, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, इसको हटाइए, देखते हैं आगे क्या है। यहाँ कुछ स्पेशल क्वेश्चन सब है, इसको ही प्रैक्टिस कर लेते ज़रा। विश्व में ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। बढ़िया है, सबसे भी क्वेश्चन बनते ही हैं, एक क्वेश्चन तो रहते हैं इस टाइप के। कौन सा दिवस कब होता है, ये इसको देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी को ही गांधी जी अफ्रीका से वापस आते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय अगर पूछा जाए तो 12 अगस्त को, मतलब अगर राष्ट्रीय भारत में अगर पूछा जाए तो 12 जनवरी को, पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए तो 12 अगस्त को। थल सेना दिवस बहुत बार पूछा जाता है, 15 जनवरी। बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, ये ध्यान रखिएगा। मतदाता दिवस तो नहीं पूछा गया, लेकिन थल सेना दिवस पूछा गया है। अगला कह रहा है कि भारत का पर्यटन दिवस 25 जनवरी इंपॉर्टेंट है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 29 जनवरी, इंपॉर्टेंट नहीं है। शहीद दिवस 30 जनवरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी का इसी समय मृत्यु हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, सीमा शुल्क एवं उत्पादन दिवस, दोनों है 26 जनवरी के दिन। फरवरी का यहाँ देख लेते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस 24 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी। मार्च का भी देख लेते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस 3, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं 2 बार ऐसे 3 बार कर दे रहा हूँ। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस इंपॉर्टेंट है 20 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। जो इंपॉर्टेंट है हम बोलते जा रहे हैं, उसको आप अलग लिख सकते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च इंपॉर्टेंट है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। अब अप्रैल का देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस इंपॉर्टेंट है 7 अप्रैल। विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल, इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व हीमोफीलिया दिवस इंपॉर्टेंट नहीं है 17 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है 18 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट है। पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व मलेरिया दिवस 25। आयुष्मान भारत दिवस 30, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, सुने रहिएगा तो कभी कोई काम आ सकता है। मई के महत्वपूर्ण दिवस, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, पहला इंपॉर्टेंट था। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, आतंकवाद विरोध दिवस 18 मई, विश्व संग्रहालय दिवस 17 मई, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। जून का आ जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून इंपॉर्टेंट है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, ये भी इंपॉर्टेंट है। जुलाई का देख लेते हैं। जुलाई में कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, कारगिल स्मृति दिवस 29 जुलाई, हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बोले हैं कुछ। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। सितंबर में कर रहा है शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी दिवस इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 15 सितंबर, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे दे दिया गया, बढ़िया रिवीजन हो रहा है। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अहिंसा दिवस गांधी जी का जन्म था ना 2 अक्टूबर के, इसीलिए। विश्व वायुसेना दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट 8 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नवंबर में कह रहा है बाल दिवस 14 नवंबर, विश्व इंपॉर्टेंट है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, विश्व का पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर। लास्ट महीना है। जा, कहाँ पे क्लिक हो गया? 1 सेकंड मुझे दे दीजिए दोस्त, कुछ क्लिक हो गया अलग। सितंबर अक्टूबर हो गया था, नवंबर हो गया था, दिसंबर अब चलने वाला था। चलिए, होता है, क्लिक हो जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 12 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इंपॉर्टेंट है 24 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ संगठन के बारे में जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। चल, रहने दीजिए, आज के क्लास में इतना रहने दीजिए। इसके बाद देख लेते हैं कितना है। एक क्लास और लेके आएंगे ना, तो हमको लगता है कि अच्छा से ये बढ़िया बढ़िया टॉपिक है। एक क्लास और लाने दीजिए, ठीक है? एक क्लास में सबको निपटा लेंगे ये सब। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, तो एक क्लास और ले लेते हैं। बस इतने कहेंगे कि मेहनत मेरे साथ करते रहिए, विश्वास रखिए, जो पढ़ा रहे हैं बहुत काम का है। और भी कुछ अगर चाहते हैं हमसे तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उसको फुलफ़िल करेंगे। और साथ में पहली बार चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। प्लेलिस्ट में जाके लाइन से प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, उसको देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए ताकि नौकरी आपको आसानी से मिल सके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।